चलो जी, अब आ जाते हैं हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। जैसे हम वहाँ पे पहले हमने पढ़ा था बेसिकली, हम शार्प शैडो के बारे में पढ़ रहे थे। और उसके बाद जो है वो शार्प शैडो जो है वो कास्ट होता है इन दी पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया हो, अगर एक चीज़ पड़ी हुई हो तो उसका जो है साया वो नज़र आता है। तो ये प्रोटॉन रेस कैनाल रेस का बेसिकली एक पोस्टुलेट है, एक प्रॉपर्टी है। और उसके बाद दे हैव पॉजिटिव चार्ज एंड बेंड टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव की तरफ जो है वो बेंड होगा, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव की तरफ बेंड होगा। And the EM charge and mass ratio of positive particles is much smaller than electron. It varies according to the nature of the gas present in the tube. तो ये है कि चार्ज एंड मास रेशो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो बहुत ही छोटा होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। और उसकी जो नेचर ऑफ गैस है वो उसके मुताबिक वो चेंज होता रहता है। मतलब नेचर ऑफ गैस के मुताबिक उसका चार्ज एंड मास रेशो वेरी करेगा। द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन। तो ये बात तो ज़ाहिर है साबित हो गई कि आपके पास जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से हैवियर है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइटर पार्टिकल है एज़ कंपेयर टू प्रोटॉन। सो ये 5 इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे। In 1920, Rutherford predicted that atom must possess another neutral particle with equivalent mass of proton. 1920 में रदरफोर्ड ने प्रेडिक्ट किया था कि एक और न्यूट्रल पार्टिकल हो सकता है जिसके इक्विवेलेंट मास होगा प्रोटॉन के मुकाबले में। तो वो उन्होंने ये बात कही थी। Different scientists started working on this neutral particle. Later on, in 1932, Chadwick became successful to discover neutron. So Chadwick ने further इसके अंदर डेवलपमेंट करके और चीज़ें जो हैं मतलब फर्दर एडवांसमेंट करके उसके अंदर इसको डिस्कवर किया कि 1932 में कि न्यूट्रल पार्टिकल जो है उसको न्यूट्रॉन कहा जाता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बेसिकली वो न्यूट्रल होता है ओवरऑल। Chadwick found that when alpha particles bombarded on beryllium, some penetrating radiations were given out. ठीक है, अब ये आपके पास ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को आप बम्बार्ड करेंगे बेरिलियम पे तो उसमें से कुछ रेडिएशंस, कुछ शुआएं निकलेंगी। ठीक है, और चैडविक सजेस्टेड दैट दीज रेडिएशंस वर ड्यू टू मटेरियल पार्टिकल विथ मास कंपेरेबल टू हाइड्रोजन एटम बट हैव नो चार्ज। अब इसमें जो ये इतनी मुश्किल बात कर दी है, इसका मतलब क्या है? इसमें ये कहा जा रहा है कि जो रेडिएशंस जो थे वो मटेरियल पार्टिकल की वजह से, और मास जो था वो हाइड्रोजन एटम के कंपेरेबल था, लेकिन उन पे कोई चार्ज था नहीं। मतलब मास तो जो है वो हाइड्रोजन एटम के बराबर है, लेकिन उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। These radiations or particles are called neutron. It can be expressed in equation as follows. यहाँ पे बेरिलियम के और हीलियम के जो है वो उसको बाद कार्बन बन रहा है, और न्यूट्रॉन जो है वो बन रहा है। उसमें ये पे इक्वेशन दी गई है, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। द न्यूट्रॉन इज फंडामेंटल पार्ट ऑफ एन एटम present in the nucleus with proton and include in atomic mass. Properties of neutron, again वही वाली बात जो neutral particles है, have no charge. The mass of neutron is almost equal to proton. अब ऊपर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 1836 टाइम्स प्रोटॉन से ज़्यादा है, लेकिन
जब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो है कंपेयर करेंगे तो दोनों का मास बराबर आएगा। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होगा। और दीज पार्टिकल्स आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग इन मैटर। सबसे ज़्यादा अगर पेनिट्रेशन पावर है किसी पार्टिकल की आउट ऑन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, तो वो न्यूट्रॉन की है। How atomic number Z and mass number A are related with number of proton and neutron. As we discover, as we discuss in discovery of fundamental particles of an atom, that atom consists of three particles: electron, proton, and neutron. But if all atoms have some same fundamental particles, then why the atoms of one element different from atoms of another element? अच्छा, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है इसने कि अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स को कंसिडर कर रहे हैं एज अ होल, और तीन यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, वो तो हमें पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर सबके जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स सेम है तो इनमें एलिमेंट्स की डिफरेंस कौन पता करेगा कि क्या है? अगर फंडामेंटल पार्टिकल सब में सेम है तो कैसे पता चलेगा कि एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं एक एलिमेंट से? और उसके ज़ाहिर है जब एलिमेंट डिफरेंट होगा तो एलिमेंट के अंदर ही तो एटम होता है, तो एटम्स भी डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, हाउ डज एन एटम ऑफ कार्बन इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन एटम ऑफ नाइट्रोजन? अब इसका एग्जांपल ये रोड दिया हुआ है। Because all atoms can be identified by their number of protons they contain, no two elements have the same number of protons. ठीक है, किसी भी दो एलिमेंट के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं होते। और अगर आपके पास एमसीक्यू में आ जाए कि कार्बन और नाइट्रोजन डिफरेंट क्यों होते हैं, और अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि दे डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो आपको इसको जो है वो मतलब ये आंसर आपका होना चाहिए, आपको इसको सर्कल या टिक करना चाहिए। और उसके बाद आ जाते हैं हम एटॉमिक नंबर, उस टॉपिक पे। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर जिसका सिंबल होता है Z। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। अब अगर आपके पास एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन का पूछा जाए तो आपके पास होगा कि प्रोटॉन्स का जो नंबर है एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर, वो आपका एटॉमिक नंबर होता है। जबकि मास नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के बनता है। तो ये डेफिनेशंस आ जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी, और कभी कभार एमसीक्यू के अंदर भी आ सकता है, या इसका एज ये भी आ सकता है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बीच में डिफरेंस लिखें, और आपको जो है वो मतलब शॉर्ट में ही ये बेसिकली आ सकता है, क्योंकि लॉन्ग में मैंने इतना नहीं देखा कि इनके जो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे इतना ज़्यादा मतलब फोकस किया हो, क्योंकि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं डिटेल में पढ़ाने के लिए नाइन्थ की केमिस्ट्री के अंदर, इसी वजह से वो लॉन्ग में इतना नहीं देते। अब एटॉमिक नंबर represented by Z, the elements are identified by their atomic number. Different elements have different atomic numbers because of different numbers of protons. In neutral atoms, number of protons are equal to number of electrons. ठीक है, जब न्यूट्रल एटम होगा, वो न्यूट्रल क्यों होगा? मैंने आपको पहले ही भी ये बात की थी कि वो सिंप्लीफाई करेगा, वो एक दूसरे को इक्वलाइज करेगा। तो अगर आपके पास न्यूट्रल एटम होगा तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल होगी। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। वो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये एक न्यूट्रल जो है वो एटम है। और उसके बाद है हमारे पास सो द एटॉमिक नंबर ऑल्सो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है,
इसकी एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन है, इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है। एक तो ये हो गई कि मैंने जो आपको ये पढ़ाई कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आउटसाइड द न्यूक्लियस, इसको भी हम एटॉमिक नंबर ही कंसिडर करेंगे। इसकी डेफिनेशन भी एटॉमिक नंबर ही होगी। तो a total number of electron around the nucleus is also known as atomic number, and number of protons in the nucleus is also known as the atomic number, ठीक है। अब जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम की बात आएगी तब आएगी मास नंबर, और जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की का तादाद की बात की जाएगी तब हम कहेंगे उसे एटॉमिक नंबर। ये बहुत ही एक मेजर डिफरेंस है, ये आपको याद होना चाहिए। आप जैसे डिफरेंस हम बनाते हैं एक टेबल बना के इसको लिख दीजिएगा ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आगे जाके हेल्प करे और एमसीक्यूज में भी आपको ये हेल्प करे। सो आपके पास ये तो हो गया। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। इट मींस दैट ईच कार्बन एटम हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट, ठीक है। 6 प्रोटॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे हर कार्बन एटम के अंदर, सही है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास एटॉमिक नंबर Z दिया हुआ है, ये इक्वेशन के फॉर्म में आपको लिख के दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल होता है Z के, और Z जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस के बराबर होता है। उसके बाद वो उसी को हम कंसिडर करेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो भी इलेक्ट्रॉन्स के तादाद के बराबर ही होंगे। आई थिंक आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए। एटॉमिक नंबर Z is written as subscript on the left hand side of the chemical symbol. Example C6, and some other examples are as follows. यहाँ पे लिथियम का एग्जाम्पल दिया गया है, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है। लिथियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब ये आपके पास ये जो है मतलब इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। और यहीं पे एटॉमिक नंबर Z इज़ रिटन एज सबस्क्रिप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले अगर जो 9th में नए हैं मैं उनको सब्सक्रिप्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो कि लाइन के नीचे एक वर्ड मेंशन किया हो या एक सिंबल मेंशन किया हो, सिंबल नहीं बेसिकली एक वर्ड मेंशन किया हो, तो उसको हम जो है सब्सक्रिप्ट के तौर पे लेते हैं। तो वो सब्सक्रिप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल सिंबल सब क्या होता है, मतलब आपको जब आप मूवी देखते हैं तो आपने देखा होगा कि भाई सब टाइटल्स लगा दो, तो सब टाइटल्स उसमें ये होता है कि छोटे वो चीज़ होती है, मतलब ऊपर एक बड़ी स्क्रीन चल रही होती है, उसकी नीचे एक छोटी चीज़ आ रही होती है। अब ये इसके अंदर सबस्क्रिप्ट है। पुराने ज़माने में स्क्रिप्ट कहा जाता था किसी भी रिटन चीज़ को। अब वो सबस्क्रिप्ट ऐसे है कि मतलब इसका नंबर जो है वो यहाँ पे नीचे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है लिथियम 3, ऑक्सीजन 8, हाइड्रोजन 1। तो ये हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है बेसिकली। अब आ जाते हैं हम मास नंबर पे। मास नंबर जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन A से होती है। द टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज मास नंबर। मास नंबर रिप्रेजेंटेड बाय A। फॉर एग्जांपल द सोडियम या Na एटम हैज़ एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 23, ठीक है। मास नंबर इसका जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल सम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल सम, ठीक है। और सिर्फ अगर प्रोटॉन की बात की जाएगी तो हम कहेंगे कि ये एटॉमिक नंबर है, मास नंबर नहीं है। सिर्फ प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर, और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मास नंबर। It indicates that sodium atom has 11 protons and 12 neutrons.
the mass number A is written in the superscript on the left hand side. ठीक है, यहाँ पे आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में लिखा गया है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि सोडियम के ऊपर इन्होंने 23 को मेंशन किया हुआ है। इस सिंबल के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे केमिकल सिंबल की फॉर्म में इन्होंने दिया है सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में। अब मास नंबर ए, ठीक है, उसके बराबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगेन जो Z है हमारे पास, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसको हम जो है N कंसिडर करेंगे, क्योंकि Z जो है वो प्रोटॉन्स को बेसिकली डील करता है। यहाँ पे ऊपर एटॉमिक नंबर में Z भी दिया हुआ है और यही मेंशन किया हुआ है कि प्रोटॉन्स के नंबर को Z के अंदर हम लोग जो है वो सिंबलाइज करते हैं। अब मास नंबर A equals to Z plus N and number of neutrons A minus Z, ठीक है। आपके पास जो मास नंबर है, मास नंबर में से अगर हम प्रोटॉन्स माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे, और अगर हम मास नंबर निकालेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करना होगा, जो कि उसकी बेसिकली डेफिनेशन में लिखा हुआ है। आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो आप जो है इसको भी रिटन चीज़ों में मतलब अपने नोट्स में शामिल कर दें तो बेहतर होगा। अब यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, मास नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एंड न्यूट्रॉन्स इन एटम, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि आपके पास ऊपर जो मैंने बताया है यहाँ पे कि Z जो है वो आपके प्रोटॉन्स होते हैं और A जो है वो आपके पास बेसिकली मास नंबर होता है और एटॉमिक सिंबल X से रिप्रेजेंट किया जाता है। X मतलब जैसे आपके मैथ्स अगर आपने पढ़ी हो तो वहाँ पे X एक अननोन चीज़ को कहते हैं कि मतलब जिसका कोई पता ना हो, तो उसको जब आप फाइंड करते हैं तो उसको एक अननोन सिंबल, मतलब आपने एक बेसिकली एक जनरल सिंबल दे दिया। सो यहाँ पे आपके पास ये टेस्ट योरसेल्फ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम व्हिच हैव 8 electrons and 8 protons. Find out the mass number of chlorine which have 17 protons and 18 neutrons. How many electron, proton and neutron are found in cobalt? CO है बेसिकली यहाँ पे जी, कोई ये कोबाल्ट ही है, क्योंकि मैं कार्बन मोनोऑक्साइड भी मेरे ख्याल में मैंने पढ़ा हुआ था, या मुझे भी यहाँ से दूर से CO2 भी लग रहा था, तो उसको कंफर्म कर रहा था मैं। तो ये कोबाल्ट है और इसमें ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो है वो तादाद कितनी है कोबाल्ट के अंदर। डू यू नो एनी एलिमेंट विच हैव नो न्यूट्रॉन इन इट्स एटम, ठीक है। इसको आप टेस्ट करें। ये पहले तो मुझे तो पता नहीं है कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के पेपर में इस वक्त, लेकिन जब हमारा ज़माना था तो उस वक्त शॉर्ट क्वेश्चंस में एक अदद कोई रीजनिंग का आता था, तो उसमें ऐसे सवाल पूछ लिए जाते थे कि जिसमें से मतलब जैसे मैं यहाँ पे पैराग्राफ से पढ़ा रहा हूँ ना, वो नहीं होते थे, वो थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन होते थे, थिंकिंग वाले एनालिटिकल क्वेश्चंस होते थे, तो वो जो है आपको करने पड़ते थे। मैं उसमें आपको अपनी आप कह सकते हैं कि कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता था, ताकि आप जो है कि वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करते थे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अब theories and experiments related to atomic structure 2.2.1 Rutherford atomic model. Lord Rutherford in 1911 carried out series of experiments and proposed a new model of an atom. ठीक है, इन्होंने जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में से जो जिसमें से सवाल तो बनते ही बनते हैं, वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। इसमें इससे शॉर्ट अगर बना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लॉन्ग भी आ जाता है, बहुत बार मैंने देखा है। और शायद हमारे ज़माने में जब मैं दे रहा था
तो हमारे प्रीलिम्स में ये सवाल आया था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को भी एक्सप्लेन करें, और उसके बाद हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का भी एक सवाल आया था। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर रदरफोर्ड ने जो है वो थिन शीट ऑफ गोल्ड एंड अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। वही रेडियो एक्टिविटी वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसकी बात हो रही है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट like polonium, these rays scattered from atom and examined on zinc sulfide screen। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक्सपेरिमेंट आ गया कि जो थिन शीट ऑफ गोल्ड है, यहाँ पे गोल्ड की फॉयल शो की गई है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। ठीक है, जब अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पे बम्बार्ड किया तो पोलोनियम से जब अल्फा पार्टिकल्स आए गोल्ड की तरफ तो वो स्कैटर हो गए, मतलब अलग हो गए, रेजा रेजा हो गए। फ्रॉम एटम एग्जामिन्ड ऑन दी जिंक सल्फाइड स्क्रीन, यहाँ पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन दी है ना, यहाँ पे जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन लिखा हुआ है। अब जब गोल्ड फॉयल में गए यहाँ पे रेज, तो ये स्कैटर हो गए, रेजा रेजा हो गए, मतलब अलग अलग चीज़ें हो गई। वो स्कैटर होता है मतलब फैल जाना, रेज का फैल जाना। तो आपके पास यहाँ पे रेज जाके फैल गई। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं एक बार कि लेड ब्लॉक कंटेनिंग एन अल्फा पार्टिकल एमिटिंग सोर्स। यहाँ पे जो लेड ब्लॉक है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल एमिटिंग सोर्स जो है अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर रहा है। बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे दी गई है जो कि गोल्ड फॉयल से जाके कर रही है, और गोल्ड फॉयल से जैसे ही वो निकल रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है, यहाँ पे अलग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये शो हो रहा है कि जब लेड ब्लॉक से एक अल्फा पार्टिकल की रेज निकलेगी वो गोल्ड फॉयल से टकराएगी, गोल्ड फॉयल से जैसे ही वो टकराएगी स्कैटर हो जाएगी, और स्कैटर होके अल्फा पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यानी कि अलग अलग पाथवेज को फॉलो करने लगेंगे। Observations: most of the particles passed straight and undeflected through this sheet and produced illumination। तो आपके पास अनडिफ्लेक्टेड जो हैं वो स्ट्रेट जिंक सल्फाइड स्क्रीन से मतलब आपके पास निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो खैर, वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स अंडरगो स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन। अल्फ़ा पार्टिकल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन बहुत ही कम होती है, बहुत ही छोटी, बहुत ही मिनिमम तादाद में इनकी कम डिफ्लेक्शन शो की जाती है आफ्टर पासिंग थ्रू गोल्ड शीट। ठीक है, गोल्ड शीट के बाद बहुत ही कम ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं उनकी तादाद जो है मतलब डिफ्लेक्ट करती है। वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स, वन ऑफ 8,000 रिट्रेस देयर पाथ लिखें या डिफ्लेक्टेड देयर पाथ लिखें, दोनों में बात एक ही है, या डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ लिखें, ये भी एक ही बात है। इसमें ख़ास जो कि मैंने आपको एक बार डायग्राम से भी समझाया, अब दूसरी बार मैंने आपको रिटन में भी मैंने आपको पढ़ के दिखाया। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं डायरेक्ट अपने कंक्लूजन पे। अब इसमें रदरफोर्ड साहब ने क्या इसका जो है कंक्लूजन निकाला। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल्स, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक चीज़ होती है न्यूक्लियस, एक चीज़ होती है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती, सॉरी बीच में एक ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से वो वीडियो पॉज करनी पड़ी थी। मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड straight line and undeflected shows that most volume occupied by atom is empty। ठीक है, जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो अक्सरियत है, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स की जितनी भी अक्सरियत है उस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते करते, और उन्होंने जो है वो अनडिफ्लेक्टेड पाथ को फॉलो किया, और जितना भी एटम ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो बहुत मतलब एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब होता है खाली है, मतलब जैसे ही वो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे थे
तो उनके जो वॉल्यूम है टोटल टोटल मतलब आप कह सकते हैं ना कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो वो तो आपके पास जब मास और वॉल्यूम का जो वो बनता है टोटल इक्वेशन, तो वॉल्यूम जो है वो ख़त्म है, खाली है, मतलब वॉल्यूम है ही नहीं बेसिकली. Alpha particles are positively charged, and their deflection indicates that spelling of atom has a positive charge, which is named as nucleus. ठीक है. Spelling of atom has a positive charge, which is named as nucleus. Alpha particles positive charge होता है उनके पास. Mass is concentrated in the nucleus, and the electrons are distributed outside the positively charged nucleus. जितना भी मास होता है वो कंसनट्रेटेड होता है, मतलब मास ओवरऑल न्यूक्लियस के अंदर होता है. कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, कंसनट्रेटेड का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का बढ़ जाना, मतलब उसकी सारी, जैसे हम कहते हैं ना कि इसमें कंसंट्रेशन पावर कम है, तो वो मतलब हर चीज़ को भुला के एक सा जगह पे टाइम नहीं दे सकता, तो उसको हम कहते हैं वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा. अब यहीं पे कंसंट्रेशन से ये मुराद है कि जितना भी मास है वो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आउटसाइड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस वहाँ पे पाया जाता है. ज़्यादातर मास, अक्सरियत जो मास की है उसकी कंसंट्रेशन आउटसाइड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पाई जाती है. The electrons are revolving around the nucleus in the extranuclear parts and the orbits. ठीक है. अब इसके बाद आ जाते हैं रदरफोर्ड postulates पे. An atom consists of positively charged, dense and very small nucleus containing protons and neutrons. Entire mass is concentrated in the nucleus of an atom. ठीक है. मैंने फिर से यहाँ पे कहा था न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के जो है सारा मास वहीं पे कंसंट्रेटेड है. बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट है रदरफोर्ड पॉस्टुलेट में से. The nucleus is surrounded by a large empty space known as extranuclear part, where probability of finding electron is maximum. अब जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मैक्सिमम होंगे, जब इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे अक्सरियत होगी उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पे अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि उसकी क्या, मतलब बेसिकली उसका क्या है, मतलब चांस क्या है कि ये पाया जा सकता है, उसको हम कहते हैं कि ये दिस इज़ मोर ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है. वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाया जाएगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पे, तो हम उसको कहेंगे कि जो है वो न्यूक्लियस इस स्पेस से सराउंडेड होता है जो कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है. ठीक है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है पाए जाने की जो मतलब अकॉर्डिंग टू सोर्सेज या प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे मैक्सिमम होती है. The electrons are revolving around the nucleus in circular paths and high speed velocity. ठीक है. इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर, और उनकी स्पीड जो है वो हाई होती है, वेलोसिटी जो है वो हाई होती है. उसके बाद है हमारे पास दी सर्कुलर पाथ्स आर नोन एज ऑर्बिट्स या शेल्स. ठीक है. An atom is electrically neutral because it has equal number of protons and electrons. The size of nucleus is very small as compared to the size of its original atom. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. तो defects of Rutherford atomic model. Rutherford did not explain the stability of an atom. अब जहाँ हमारे पास इतने सारे पोस्टुलेट्स थे, अब इसकी ज़ाहिर है हम डिफेक्ट्स भी डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि डिफेक्ट्स के बगैर तो केमिस्ट्री आप कह सकते हैं कि अधूरी होती है, क्योंकि अगर डिफेक्ट्स ना आते तो आगे थ्योरीज बढ़ती भी ना. रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. स्टेबिलिटी को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था सही से, तो ये भी है. In Rutherford atomic model, the negatively charged electrons revolve around the nucleus in the circular path and emit energy continuously
ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस ऑफ एनर्जी अल्टीमेटली फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होता है और वो रिवॉल्व कर रहा होता है सर्कुलर पाथ्स में, और इसी के चलते हुए जब कंटिन्यूस एनर्जी वो अल्टीमेटली फॉल कर जाता है न्यूक्लियस के अंदर। ये बात कही थी कि रदरफोर्ड ने कि ये होता है, लेकिन बाद में इसको एज अ डिफेक्ट कंसिडर किया गया क्योंकि ये ऑब्वियसली सच नहीं है। इफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एमिट एनर्जी, अब यही बात हो रही है, देन देयर विल बी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इन कॉन्ट्रास्ट टू इट वी गेट लाइन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द एटम ऑफ एलिमेंट्स। अब आ जाते हैं हम लोग नील बोहर के एटॉमिक मॉडल पे। इन 1913 नील बोहर proposed another atomic model. This atomic model was different in the manner that is that it shows two folds. First, to remove the Rutherford atomic model, and second, explain the line of spectrum of hydrogen based on quantum theory of Max Planck। ठीक है, यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया गया था, और सबसे पहली बात तो ये था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को खारिज किया था नील बोहर जो साइंसदान थे उन्होंने। ये इसके ऊपर MCQ भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। Postulate of Niels Bohr's atomic model. Niels Bohr proposed the following postulates for atomic structure. The atom has fixed orbitals in which negatively charged is revolving around the positively charged nucleus। यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज जो चीज़ है वो इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व कर रहा होगा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड, और एटम के जो हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स होंगे। These orbits possess certain amount of energy which are called shells and named as k element shells। The energy levels are represented by an integer जो होते हैं n equals 1, 2, 3। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, क्वांटम नंबर के फॉर्म में होते हैं। ये क्वांटम नंबर्स जो हैं यही बेसिकली आपके पास इंटीजर आप कह सकते हैं होते हैं। The quantum range starts from the nucleus side where n equals to 1 is lowest energy level. Electrons are revolving around in particular orbits continuously, but they are not emits or absorb energy। इसमें फिर से स्पेलिंग एरर आ गया, they do not होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि not अगर होता है they तो do लगता है, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं। Electrons are revolving around in particular orbits continuously, but they do not emit or absorb energy। ना वो एनर्जी एमिट करते हैं ना वो एब्जॉर्ब करते हैं, ये कहना था नील बोहर का। और when electron jumps from low energy to higher energy, यहाँ पे आपके पास सिंबल दिया गया है E1 से लेके E2 तक, इट एब्जॉर्ब एनर्जी। जब लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और जब हायर से एनर्जी लेवल से लोअर पे आएगा तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा। हायर से लोअर क्योंकि एनर्जी वो रिलीज़ कर रहा है, क्योंकि हम जब चीज़ें जो है मतलब आप चीज़ें अगर आपके पास एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आपने अभी तो पढ़ी नहीं होंगी, लेकिन बाद में आप जब पढ़ेंगे तो आपको और इस एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को लेके बाद में कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आपको बस इतना याद रखना है अभी के लिए कि आपके पास जब लोअर एनर्जी लेवल से ज़्यादा हायर एनर्जी लेवल पे वो मूव ऑन कर जाएगा तो वो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी। The emission or absorption is discontinuous in the form of energy packet called as quantum of photon। ठीक है, ये discontinuous form के अंदर emission या absorption होती है, जो कि जिसको हम quantum कहते हैं या photon कहते हैं। ठीक है, the delta E difference in energy of higher E1 and E2 lower energy level। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि लोग कह सकते हैं कि मैं भी इसमें बहुत कंफ्यूज हुआ था। E2 मैं समझता था कि यार ये E2 है और अगर E1 है तो E1 लोअर है ना और E2 हायर है, नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू नील बोहर उन्होंने ये कहा कि लोअर एनर्जी से लेवल से जो है हम माइनस करेंगे E1 को, जो कि यहाँ पे शो भी हो रहा है। लोअर से
हायर को माइनस कर रहे हैं यहाँ पे। वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 JS। यहाँ पे आपके पास जूल सेकंड जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट की जो है यूनिट है, और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तीनों वैल्यूज़ आप अपनी जगह पे नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से सवाल बनते ही बनते हैं, ये या तो MCQ बनता ही बनता है। स्टेशनरी स्टेट were were present in those orbits in which angular moment of electron would be integral uh, multiple of h upon 2 pi mvr equals to nh upon 2 pi, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की बात की जा रही है, h को प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जाता है, और m को जो है हम मास कंसिडर करते हैं, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको कहा जाता है बेसिकली। लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, अब इसके अंदर भी कुछ चीज़ें थी जिसमें इन्होंने कुछ लिमिटेशंस थी, मतलब ये एक्सप्लेनेशन इन्होंने इतनी डिटेल में नहीं दी थी। बेसिकली इनकी तो ऑलमोस्ट ऐसे कहते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर कि एक एक चीज़ हर एटॉमिक मॉडल से अगर आप देखें तो मतलब उसको ऐसे लिया जाता है। Bohr's model of an atom failed to explain the Zeeman effect of magnetic field on the spectra of atoms। ठीक है, Zeeman effect को वो explain नहीं कर पाए थे। It also failed to explain the Stark effect of electric field on the spectra of atoms। It deviates the Heisenberg uncertainty principle। It could not explain the spectra obtained from larger atoms। It explained the monoelectronic species like हाइड्रोजन, लिथियम और जो है बोरॉन, जी बोरॉन ही है वो। और उसके बाद यहाँ पे विच पार्टिकल्स शोज मास ऑफ एन एटम, यहाँ पे टेस्ट योरसेल्फ का एक अगेन दूसरा पार्ट आ रहा है। प्रूव रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी एंड बॉस एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी, हाउ यू कैन रिलेट लिविंग थिंग्स विद केमिस्ट्री। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी है। ये मैं तो कहता हूँ कि प्रैक्टिस आप ज़रूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और उसके बाद ही आप जो हैं आपके चांसेस बढ़ जाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छा स्कोर कर जाने के। शुरू में जब मैं केमिस्ट्री पढ़ता था उस ज़माने में, तो केमिस्ट्री में मुझे भी प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन स्लोली जैसे हमारी चीज़ें बढ़ती गई तो हमने ये सारी चीज़ें टेस्टिंग वगैरह और ये जो छोटी छोटी चीज़ें भी हैं ना, आपको मतलब मेरे एक सर थे वो हमसे पूछते थे, वो मतलब वो रीजनिंग के वाले सवाल पूछते थे ओरल, तो उनकी जो वो नॉलेज थी उसकी वजह से हम मुझे इतनी हेल्प हो गई कि मतलब जो पेपर वाले दिन पे था तो हमारे पास एक सवाल इनडायरेक्टली करके आया था, मतलब पास्ट पेपर्स से कह सकते हैं, मतलब उससे पहले ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आती थी, है ना। तो उसमें ऐसा था कि हाउ डज साइंस ऑफ केमिस्ट्री गो इन हैंड, कुछ ऐसा करके शॉर्ट क्वेश्चन आया था। 2019 की बात कर रहा हूँ, तो 2019 में ये सवाल आया था ऐसे। सो ये है कि आपके पास अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो पेपर आपका निकल ही जाता है। ठीक है, आप कुछ तो नहीं आप लिखें, क्योंकि बोर्ड का पेपर है, तो बोर्ड के पेपर में आपको अप्रोच के साथ चलना होगा, और ये वाले रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। 2.3 Modern theories of atomic structure। In the year of 1900, Max Planck proposed quantum nature of radiations and energy in the photon wave, E equals to h mu as quantum theory. This quantum theory accepted by Albert Einstein in 1905 and proposed relationship between mass and energy to explain photoelectric effect by wave particle duality as E equals to mc square, जो फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन का। In 1913 Neil Bohr continued to use quantization of radiation with angular momentum of electrons। Bohr predicted and explained the line of spectrum of hydrogen atoms। ठीक है,
इसमें टाइमलाइन दी गई है बेसिकली आपके पास यहाँ पे 1901 में जो है मैक्स प्लांक की जो है क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने की जो एफर्ट थी ई इक्वल्स टू एच म्यू जो हमारे पास इक्वेशन है वो उसके बारे में बताया गया। उसके बाद ई इक्वल्स टू एम सी क्यू स्क्वायर जो उसके जिसको हम कहते हैं कि मास एंड एनर्जी जो है मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने दी थी ना बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, तो वो 1905 में दी थी। और उसके बाद 1913 में जो है नील बोहर ने क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताया था, उसको डिटेल में बताया था। और लाइन एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम भी दिए थे सेम ईयर के अंदर। अब आ जाते हैं हमारे पास डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पे। In 1923, Louis T. Broglie extended the wave particle duality of electron and proposed a hypothesis that all matter has particle as well as wave nature at submicroscopic level। एक होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल, एक होता है सब माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, इन्होंने डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके ऊपर एक हाइपोथेसिस दी थी। De Broglie combined the Einstein and Planck's equation and argued that if E equals to h mu, where E equals to energy और आपके पास h है Planck's constant, mu है frequency of light and E equals to mc, where E is equal to energy, m is equal to mass, c is equal to speed of light। ठीक है, एच म्यू जो है वो एम सी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर अपॉन एच। और अगेन आपके पास ये दिया गया है।